सो वेलकम फ्रेंड्स। मैं राहुल चौरसिया कॉमर्स एग्ज़ाम वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आपकी जो आगामी परीक्षा है जीआईसी प्रवक्ता की 19 सितंबर को, उसके लिए मैं पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आपका ये अकाउंट का है, ठीक है, लेखांकन का सबसे पहला प्रैक्टिस सेट है, आपको बहुत ही काम आएगा। तो आप ये क्वेश्चन देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अपर्याप्त ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग से राशि है, यानी जो अपर्याप्त ऋण होता है उसकी राशि को पूरा करने के लिए, यानी वो जो घाटा होता है उसकी राशि को पूरा करने के लिए हम अलग से एक राशि रखते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूछने का प्रश्न तात्पर्य है। तो संचय जी नहीं, संचय नहीं बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, प्रावधान। आपका आंसर बी सही होगा, ठीक है। लायबिलिटी तो आपको पता ही है, दायित्व होता है, तो आपका सही आंसर बी के साथ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि समायोजनाओं से पूर्व शुद्ध लाभ 3,60,000 है, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट है वो 3,60,000 है। अदत्त वेतन यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 है। प्रीपेड बीमा आपका 26,000 है। तो इन समायोजनाओं के बाद का लाभ क्या होगा, यानी पश्चात लाभ क्या होगा। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3,60,000 आपका अभी प्रॉफिट है। अब क्या करते हैं, हम प्रीपेड प्लस कर लेंगे। तो आपका जब प्रीपेड प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3,60,000 और इसमें 26,000 आपका प्रीपेड प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3,86,000। और फिर हम क्या करेंगे, 3,86,000 से आपका जो आउटस्टैंडिंग है ये माइनस हो जाएगा, तो ये 20,000 आपका लेस हो जाएगा। तो आपका कितना बच जाएगा, 3,66,000, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3,66,000। तो कभी भी अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, आपका लाभ हो, तो प्रीपेड आपका प्लस हो जाएगा और अदत्त आपका माइनस हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर क्लासेस के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तो क्या पूछा गया है, पूर्वदत्त व्यय के समायोजना के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है। तो अगर प्रीपेड है तो क्या जो है कहाँ कहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, यानी कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करेंगी अगर हमारा पूर्वदत्त व्यय है, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो किसको प्रभावित करेगी, पहला तो वो व्यय को प्रभावित करेगी, क्यों, एक्सपेंसेस से वो घट जाएगी। और दूसरा वो हमारी एसेट्स में, संपत्तियों में आ जाएगी। तो यानी हमारी कौन सी चीज़ें दो प्रभावित होंगी, व्यय और संपत्ति, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन ए सही तो हो गया, लेकिन हम अन्य ऑप्शन पर भी नज़र मार लेते हैं। क्या दिया इन्होंने, संपत्ति और आय। तो प्रीपेड का आय से कोई लेना देना नहीं है। दायित्व और व्यय, तो प्रीपेड का दायित्व से कोई लेना देना नहीं है। दायित्व एवं संपत्ति, तो यहाँ पर भी दायित्व का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा तीसरे का। चलिए बहुत ही दमदार और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप कृपया पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद को इंगित करें, यानी इंडिकेट द आइटम दैट अपेयर्स इन सरप्लस अकाउंट, यानी सरप्लस अकाउंट में इनमें से कौन सी चीज़ लिखी जाएगी, इनमें से क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले दिया है प्रस्तावित लाभांश, कराधान के लिए प्रावधान, भविष्य निधि में अंशदान, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पर बात कर रहा है अधिशेष खाते यानी रिज़र्व अकाउंट, यहाँ पे रिज़र्व एंड सरप्लस अकाउंट की बात हो रही है। तो रिज़र्व एंड सरप्लस जो हेडिंग होती है उसमें हमारा क्या जाता है, प्रपोज डिविडेंड जाता है, यानी क्वेश्चन 4 का सही उत्तर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष के इस शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। तो किस शीर्षक के तहत दिखाया जाता है ये मैं अभी बता रहा हूँ। प्रतिभूति जो आपकी प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता है
तो आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में किस शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। तो यानी आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो आपका रिजर्व और सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है। रिजर्व और सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है। प्रीमियम जो है हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट की हेड में जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि लाभानी खाते का प्रतिकूल शेष यानी अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कहाँ पे दिखाया जाएगा या क्या किया जाएगा उसके साथ। क्या वो दायित्वों में जोड़ा जाएगा? नहीं। तो क्या वो संपत्तियों में घटाया जाएगा? नहीं, ये भी गलत है आपका। तो क्या वो पूंजी से घटाया जाना चाहिए? जी हाँ, जो हमारी हानि होती है यानी अनफेवरेबल बैलेंस यानी जो हानि होती है उसको हम पूंजी से घटा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर क्लास के लिए आप कॉमर्स की सारी क्लासेस और प्रैक्टिस सेट पूरे रेगुलर कराए जाएंगे, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए कृपया करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अंश अधिपत्र निर्गमित किया जाता है जबकि अंश यानी अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जब अंश क्या हो? पूर्व प्रदत्त हो, आंशिक प्रदत्त हो या खो गया हो या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका होगा फुल्ली पेड। यानी फुल्ली पेड जब हम शेयर का वैल्यू फुल्ली पेड होगी तभी हम शेयर वारंट को इशू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है कि गुड्स वर्थ 500 वर टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़ फॉर विच एंट्री हैज़ बीन पोस्टेड इन बुक इन दिस इज एन। कौन सी एरर है ये? स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग हेतु 500 रुपये निकाल ली गई या ले ली गई जिसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया गया। तो यह क्या है? नहीं किया, तो यह क्या है? एक कौन सी त्रुटि है? क्षतिपूर्तक त्रुटि है या सैद्धांतिक त्रुटि है या करण त्रुटि है या चूक की त्रुटि है? यानी एरर ऑफ कंपनसेशन है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ ओमिशन है। तो जब भी बात आती है कोई भी लेखा छूट जाए जिसे हम लिख ना पाएँ यानी लिखने से भूल जाएं, तो हमेशा चूक की त्रुटि या एरर ऑफ ओमिशन होगा। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन इसमें आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को कहाँ दिखाया जाता है? तो ये आपके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में कहाँ दिखाए जाते हैं या फाइनल अकाउंट में कहाँ पर दिखाए जाते हैं? तो बैलेंस शीट में दिखाए जाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट में किधर दिखाए जाते हैं? अगर ये एक्सपेंसेस हैं तो हम कहाँ दिखाएंगे? इसमें कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन होता है, तो आप थोड़ा इसे ध्यान से करिए। तो देखिए, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट या लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट या डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनमें से आपका आंसर ए सही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ए सही होगा। जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें इन्होंने ये बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है, यानी कौन सी करंट एसेट्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं करंट एसेट्स कौन सी नहीं है। तो देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट एसेट्स है, बिल्कुल सही। क्लोजिंग स्टॉक ये भी करंट एसेट्स है, बिल्कुल सही। आपकी डेप्टर्स ये भी करंट एसेट्स है, बिल्कुल सही। बिल रिसीवल ये भी करंट एसेट्स है। ओवरड्राफ्ट ये आपका करंट एसेट्स नहीं है, ये करंट लायबिलिटी है। तो आपका आंसर ए लॉक हो जाएगा। यानी इस जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर ए लॉक हो जाएगा। बैंक अधिविकर्ष करंट लायबिलिटी है, ना कि करंट एसेट्स है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ए लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो से जुड़िए, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद पूछ रहा है कि स्टॉक अकाउंट इज़ यानी रहतिया खाता एक है, क्या है? तो जो स्टॉक अकाउंट है वो क्या होता है? तो स्टॉक अकाउंट आपका हमेशा
रियल अकाउंट होता है। अब मैं एक बार क्लियर कर दूं कि क्या कौन से खाते होते हैं। जो व्यक्तिगत खाते होते हैं वो किसी भी व्यक्ति विशेष को इंगित करते हैं, यानी पर्सनल अकाउंट वो होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में आपकी सारी इनकम और एक्सपेंसेस आती हैं, जितने भी खर्चे होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटी होती हैं वो आपकी रियल अकाउंट होती हैं। और स्टेटमेंट तो आपका जैसे बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो बनता है अब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स के सिलसिले में आप यही ध्यान रखेंगे, व्यक्ति विशेष से हो व्यक्तिगत खाता होगा, नाम मात्र खाता में एक्सपेंसेस और इनकम आ जाते हैं, और रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता में आपके सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन भी होगा और क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, बंधक पर ऋण दिखाया जाता है, यानी लोन ऑन मॉर्गेज। लोन ऑन मॉर्गेज कहाँ दिखाया जाता है? तो जैसे ही बात आती है लोन की, तो लोन ऑन मॉर्गेज हमेशा लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आपका दिखाया जाएगा, यानी आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। लोन का मतलब ये है कि हमने बाहरी लोन लिया है जिसे हमें पे करना है, पे करने का मतलब है वो दायित्व है, तो दायित्व है तो यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष यानी आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आपका चला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, मैनेजर को कमीशन उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभों पर 10% की दर से दिया जाता है। यदि कमीशन देने से पूर्व लाभ 1,54,000 हो तो कमीशन दे होगा। मैनेजर्स कमीशन इज टू बी गिवन 10% ऑन प्रॉफिट एंड लॉस गिवन हिम, द प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज़ 1,54,000 देन पेबल कमीशन विल बी। तो कमीशन निकालना है आपको, और यहाँ पे दिया गया है कि उसको कमीशन देने के पश्चात के लाभ हो, यानी जब भी पश्चात दिया हो यानी बाद दिया हो, तो हम क्या करते हैं, कमीशन आपका 100 होगा। ठीक है, तो जैसे आपका परसेंटेज हमेशा 100 रहता है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका जो शुद्ध लाभ है वो 100 हो गया। अब इसमें अगर हम कमीशन को प्लस कर देंगे तो आपका 110 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब हमारा जो कमीशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 1,54,000 इंटू 10 और अपॉन 110। जब भी बाद में आए, पश्चात शब्द आ जाए, तो आपको नीचे यानी 100 में ये प्रतिशत जोड़ के लिखना है, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, इसे हम कट कर देंगे, और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 14,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा। कैसे, 11 एकम 11, यहाँ पे 11 एकम 11 और 11 चौको 44, तो ये 14 आया, फिर इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो आपका ये 14,000 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ए सही होगा। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अगर आपके ओपनिंग डेटर यानी प्रारंभिक देनदार 10,000 है, सेल रिटर्न आपकी 7,000 है, बैड डेप्ट्स आपके 3,000 हैं, और कैश रिसीव हुआ है आपको 40,000, अंतिम रहतिया आपका 13,000 है। ठीक है, अंतिम रहतिया आपका 13,000 है, तो आपको क्या निकालना है, क्रेडिट सेल यानी उधार विक्रय की राशि को ज्ञात करना है। तो उधार विक्रय की राशि को हम ज्ञात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, किस तरह से ज्ञात करेंगे, जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो हमारा रहेगा, जब जिस तरह से हमें अकाउंट बनाते हैं, तो हम यह क्या करते हैं, डेप्टर्स अकाउंट बनाते हैं। तो डेप्टर्स अकाउंट में क्या बनता है, पहले इस तरह से डेप्टर अकाउंट बनेगा आपका, ऐसे है ना, ये आपका पार्टिकुलर हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ये पार्टिकुलर हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो इधर आ जाएगा, यानी 10,000 यहाँ पर, और बाकी ये सारे इधर आ जाएंगे 40,000 इस तरह। तो हम क्या करेंगे, 7,000 3,000 हो गया 10, 10 और 40 जोड़ेंगे 50, और 50 और 13 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63,000 यानी 63,000। ठीक है, इनको प्लस कर लेंगे, और इसमें से हम 10,000 जो ओपनिंग है वो घटा देंगे, तो आपका कितना बच जाएगा,
53,000, यानी आपकी जो सेल है वो 53,000 की हुई है, क्रेडिट सेल। ठीक है, इस तरह से इसे फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर बी सही हो जाएगा, 53,000 सेल आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए आपको सुमेलित करनी है सूची को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित करिए, यानी मैच करना है आपको क्या है। तो देखिए प्रीपेड क्या होता है आपका, प्रीपेड होता है आपकी, क्या होती है प्रीपेड, तो प्रीपेड आपका होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, गुडविल आपकी क्या होती है, गुडविल आपकी बनावटी संपत्ति होती है ना, बनावटी संपत्ति, गुडविल नहीं, गुडविल आपकी बनावटी संपत्ति नहीं होगी। इसमें नीचे भी एक ऑप्शन दिया है जी हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर ऐसे करके। चलिए, प्रीपेड आपकी चालू संपत्ति, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी, गुडविल वो है अमूर्त संपत्ति यानी इंटेंजिबल एसेट्स, और प्रॉफिट एंड लॉस आपकी फिक्टिशियस एसेट्स है। तो इस तरह से आपका जो कोड है वो क्या बन गया, यानी 2 के लिए ए हो गया है ना, यानी ए के लिए ऑप्शन 2, बी के लिए ऑप्शन जो है 1, सी के लिए ऑप्शन आपका 4 और डी के लिए ऑप्शन 3। तो यानी 2 1 3 4, यानी 2 1 3 4। ठीक है, ये आपका आंसर होगा 2 1 4 3। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2 1 4 3 किस में है, ऑप्शन बी में, यानी आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहे हैं कि डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाने वाली राशि क्या है। ये पहले भी हम कर चुके हैं, प्रावधान इसको बोलते हैं। ठीक है, जब बैड डेब्ट्स की राशि को पूरा करने के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, साख पत्र, गारंटी, वायदा संविदा आदि शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपके शब्द हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको देखना है कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, लायबिलिटी बैंक की देय, ये आपका क्या है, ये बैंक की एक बैलेंस शीट का हिस्सा है। एसेट्स ऑफ बैंक, ये भी बैलेंस शीट का हिस्सा है। फॉरेन एक्सचेंज आइटम ऑफ अ बैंक, ये भी बैंक की बैलेंस शीट का हिस्सा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा, ऑफ बैलेंस शीट आइटम ऑफ अ बैंक, यानी बैंक की तुलना पत्र या बैलेंस शीट से हटकर अन्य मदें हैं। जी हाँ, जो ये आपका दिया है साख पत्र, गारंटी, वायदा संविदा, ये सब हमारे बैलेंस शीट से हटकर मदें हैं। तो ये आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, मैच द आइटम्स लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, आपको कोड बनाना है जैसे इससे पहले बनाया गया है। तो डेप्टर्स टर्नओवर रेशियो को हम क्या कहते हैं, तो जो डेप्टर टर्नओवर रेशियो आपका होता है वो हमारा क्या होता है, एक्टिविटी रेशियो। तो ए का आपका 3rd हो जाएगा। और जो आपका प्रोप्राइटरी रेशियो होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो वो आपका होता है सॉल्वेंसी रेशियो। और जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो होता है वो होता है आपका प्रॉफिटेबल रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और एसिड टेस्ट रेशियो आपका हो जाता है लिक्विडिटी रेशियो। तो इस तरह से आपका जो कोड वो क्या बन गया, ए के लिए 1, बी के लिए 3 और ए के लिए आपका बन जाएगा 3, बी के लिए आपका बन जाएगा
1 और सी के लिए आपका हो जाएगा 4 और डी के लिए हो जाएगा 2। 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 हम देखेंगे किस ऑप्शन में है। 3 1 4 2 आपका ऑप्शन सी में है, यानी आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत त्रुटियां हो सकती हैं वीडियो में, आप करेक्ट करके आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी कमी या गलतियां हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत जल्दी हम वीडियो के एंड में पहुंचने वाले हैं। आप वीडियो को अच्छे से शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर कॉमर्स की प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत है क्लासेस से संबंधित, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट में मुझे सूचित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दायित्वों को कंपनी के चिट्ठे में क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्रमानुसार व्यवस्थित करना है कि आपका जो क्रम है, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या आता है। जब हम सबसे पहले बैलेंस शीट लिखते हैं तो आपकी जो शेयर कैपिटल है वो आएगी 1 नंबर पे। उसके बाद आपका जो बैंक लोन है वो आएगा 2 नंबर पे। उसके बाद जो आपका टैक्स है वो आएगा आपका 3 नंबर पे, और बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा आपका 4 नंबर पे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1, यानी 3 2 4 1, 3 2 4 1 कोड बनेगा। तो हमारा जो आंसर सही होगा वो डी होगा, 3 2 4 1। ठीक है, आपका आंसर डी सही हो जाएगा। ये कोड के क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, दिमाग से करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत संभावना और चांसेस होते हैं। तो बहुत ही अच्छे से करिएगा ताकि आपकी एक सरकारी सीट अवश्य पक्की हो जाएगा, और हमारा पूरा सहयोग रहेगा आपको कि इस बार ज़रूर एक सीट आपको मिले। ठीक है, और अपने माता पिता और अपना सपना पूरा कर सकें। तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सकेगा मैं पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी, बस आप लोगों का सहयोग और प्यार चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या लिखा हुआ है, संपत्तियां जो बाज़ार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं ना कि बेचने के लिए, वो क्या कहलाती हैं। तो ऐसी संपत्तियां जो व्यापार के लाभ को बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं लेकिन बेची नहीं जाती हैं, तो उन्हें हम स्थायी संपत्तियां कहते हैं, यानी फिक्स एसेट्स बोला जाता है। ऐसी संपत्तियों को जो है व्यापार में चलाने के लिए ख़रीदा जाता है, उन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है। तो आपका ये अंतिम क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करिएगा अच्छे से। ठीक है, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।